अच्छा, अब हम जो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की, वो है एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3। सही है। 6.3 के अंदर आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन है। सही है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। 6.3 सही है। अच्छा, कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपके पास जो है वो पोजीशन, सही है, मैटर नहीं करती। सही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपके पास अगर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो 4 पर्सन है जिसमें से 3 सेलेक्ट करो, आप उसकी उनकी कमेटी बना लो या उनका ग्रुप बना दो। सही है, कमेटी बना दिया आपने, ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप में सब इक्वल होते हैं, कमेटी के अंदर सब इक्वल होते हैं, किसी की वैल्यू ज्यादा किसी की वैल्यू कम नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। सही है, तो ये यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगेगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो परमुटेशन नहीं लगेगा। एक टेक्निक है काउंटिंग करने की, परमुटेशन, दूसरी है कॉम्बिनेशन। ये स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। अच्छा, कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को सी से लिखते हैं एनसीआर। या तो ऐसे लिखा हुआ होगा एनसीआर, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है एन आर और ब्रैकेट है, ऊपर एन नीचे आर ब्रैकेट, तो ये भी किसका क्या मतलब है? ये कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन में ऐसा नहीं होता। अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऊपर एन नीचे आर वर्टिकली लिखा हुआ है तो ये एनसीआर है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। एन आपको पता है अवेलेबल है, आर सेलेक्ट करना है, जितना अवेलेबल है या तो उतना सेलेक्ट करोगे या फिर उससे कम, उससे ज्यादा नहीं कर सकते कभी भी। सही है, तो क्या फॉर्मूला है एनसीआर का? तकरीबन सेम ही है परमुटेशन का, बट एक चीज ऐड होती है। एन फैक्टोरियल है, उधर भी यही था इधर भी यही है। डिवाइड में उधर भी एन माइनस आर फैक्टोरियल था, इधर भी यही है, बट यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल के साथ डिवाइड में आर फैक्टोरियल भी आता है। सही है, बस एनसीआर में ये होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास आर फैक्टोरियल, देखो याद है हमने जब वो वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था परमुटेशन में, जो आपके पास रिपीटेड इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए आप डिवाइड में करते थे फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टू फैक्ट। सही है, तो यहाँ पे भी क्या है, कॉम्बिनेशन में पोजीशंस मैटर नहीं कर रही, तो जो रिपीटेड इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दो। अगर आपने क्या कहते हैं परमुटेशन में जो रिपीटेड इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया, डिवाइड क्या उसकी खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रिपीटेड इफेक्ट जितनी मर्तबा हो रहा है वो आर है, उसको डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल कर दिया, तो आपके पास परमुटेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉम्बिनेशन में। तो आपके पास रिलेशन क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का? एनसीआर बराबर होता है एनपीआर। देखो ये पूरा एनपीआर बन रहा है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन, एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज एनपीआर। और डिवाइड में क्या है? आर फैक्टोरियल। सही है, एनसीआर किसके बराबर है? एनपीआर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। या फिर और आप कह सकते हो इसको कि आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एनसीआर इक्वल टू एनपीआर। सही। अच्छा, ये इनका रिलेशन भी एक आपने एस्टैब्लिश कर लिया। हाँ, एनसीआर में समझ भी आ गया कि इसके फॉर्मूले के अंदर जो है वो आपने क्या किया, परमुटेशन के अंदर ही जो उसका क्या कहते हैं रिपीटेड इफेक्ट था उसको कैंसिल किया, तो परमुटेशन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉम्बिनेशन में। अच्छा, एक चीज देख लो, आप ये करके चेक कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर, बेटा आपके पास एनसीआर है भी, परमुटेशन भी, एनसीआर भी है। सही है, दोनों है आपके पास। सही है, अब आपके पास शिफ्ट दबा के अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले साइन को प्रेस करोगे, तो एक में एनपीआर है और एक में एनसीआर है। सही है, एक में परमुटेशन है एक में कॉम्बिनेशन है। आप डायरेक्ट भी वहां से कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूलाज लगाने हैं आपने। सही है, फॉर्मूलाज लगाते हुए करना है, डायरेक्ट नहीं करना। हाँ, वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हो। तो कैसे करोगे कैलकुलेटर में? पहले एन की वैल्यू लिखोगे जो भी है, फिर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, बट आप जो है वो क्या करोगे, परमुटेशन कर रहे हो तो आप शिफ्ट दबाओगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जिसमें भी परमुटेशन है वो वाला बटन प्रेस कर दोगे। इसी तरह कॉम्बिनेशन में, और फिर आर की वैल्यू लिखोगे और इक्वल टू दबा दोगे, तो आपके पास जो कैलकुलेटर से एनसीआर और एनपीआर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और है। अगर आप एन एन निकालो, मतलब आपके पास जो है वो एन एन, मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर एन और एन, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, इसका क्या मतलब है? एन ऊपर अवेलेबल है और नीचे जो आर है वो भी किसके बराबर हो गया? अवेलेबल के। एन जब आर जब बराबर हो जाए, सिलेक्शन जब अवेलेबल के बराबर हो जाती है कॉम्बिनेशन के अंदर, तो इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। सही है, इसी तरह अगर आप जो है वो जितने अवेलेबल थे सारे ही सेलेक्ट कर रहे हो, और आपकी जो है वो क्या कहते हैं मैटर, जो है वो क्या कहते हैं मैटर पोजीशन, सॉरी आपके पास पोजीशन मैटर नहीं कर रही, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में आंसर क्या आएगा? जितने हैं अवेलेबल है सारे सेलेक्ट करो, वन आंसर आएगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा।
सही है, और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसी तरह जितने अवेलेबल है उसमें से एक भी सेलेक्ट नहीं किया आपने, जितने भी अवेलेबल थे आपने एक भी सेलेक्ट नहीं किया, N0, तो भी आंसर क्या आएगा? 1। कॉम्बिनेशन में फिर भी आंसर क्या आता है? 1। जितने अवेलेबल है सारे सेलेक्ट करो, जितने अवेलेबल है एक भी सेलेक्ट नहीं करो, तो आपके पास कॉम्बिनेशन में आंसर आएगा 1। चलो, अब हम क्वेश्चंस की तरफ इसके मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 11 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आपके पास? इवेलुएट द फॉलोइंग, पार्ट नंबर 1, इवेलुएट करो। 12C10, सही है। जो ऊपर लिखा होता है लेफ्ट साइड पे, वो n होता है। n की क्या वैल्यू गिवन दे दी? 12। और जो राइट साइड पे नीचे लिखा होता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे लिखा होता है, वो r होता है। r की वैल्यू है 10, सही है। n भी गिवन है, r भी गिवन है, अवेलेबल 12 है, उसमें से 10 सेलेक्ट करने हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन c लिखा हुआ है, तो मतलब कॉम्बिनेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का? इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सही है। n की वैल्यू 12, c r की वैल्यू 10, इक्वल टू n की वैल्यू है 12 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, डिवाइड में r की वैल्यू 10 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई n की वैल्यू 10, 12 माइनस r की वैल्यू 10 फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड में, अच्छा 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूँ, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल पे मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि डिवाइड में भी 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 इज 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, और आपको ही पता है कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है। 11 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड में 2, 2 और 12 कैंसिल, तो आ गया न्यूमिनेटर में आपके पास 6 मल्टीप्लाई 11, आंसर इज 66। तो 12C10 कितना होता है? 66। तो मतलब अगर आपके पास 10 चीजें गिवन है, सॉरी 12 चीजें गिवन है, अवेलेबल 12 है, उसमें से आप 10 सेलेक्ट करते हो, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 66 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 66। परमुटेशन में बहुत ज्यादा बनते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे जो है वो हर एक की पोजीशन, हर एक का ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सही है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 66, सही है। चलो, इसी तरह बेटा पार्ट 2 आपने करना है। 12C3 है, वो आपने निकालना है। अब हम एक पार्ट 3 कर लेते हैं। चलो पार्ट 4 करते हैं, पार्ट 3 आप करोगे। 7 4 लिखा हुआ है ऐसे, इसका भी क्या मतलब है? एनसीआर। इसकी वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या है? ये भी एनसीआर ही है। वर्टिकल में लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो एन होता है, जो नीचे लिखा हुआ है आपके पास वो आर होता है, सही है। और आपको पता है एन की वैल्यू ज्यादा होगी, आर की वैल्यू कम होगी। अभी भी आर ज्यादा नहीं हो सकता एन से, जितने अवेलेबल है आप उससे ज्यादा सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, सही है। अच्छा, तो आपने निकालना है एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा, एनसीआर या एनआर लिख दो, मर्जी है आपकी। एनआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, सही। अच्छा, एन की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 4, तो 7C4 निकालना है। 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल पे रुक जाऊंगा, क्योंकि डिवाइड में भी 4 फैक्टोरियल है। मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, आपको पता है क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 2, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लो, 6 आता है। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 7। तो 7C4 कितना है आपके पास? 7 4 या 7C4 कितना है? 7, सही है। तो इसी तरह आपने इस क्वेश्चन नंबर आपने 1 के 5 से दो पार्ट्स मल्टीप्लाई और हैं। किया, 5 अच्छा, मैं 5 पड़ेगा। भूल गया, ओहो हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 5। मैं सोच भी रहा था यार इतने कम क्यों बन रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है? 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया? 35 आ गया। तो 7C4 या 7 4 कितना होता है? 35, सही है। अच्छा,
मतलब तुम लोग जाग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट्स है आपके पास कौन कौन से, एक पार्ट 2 है और एक पार्ट 3 है। ये आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है। सही है। चलो इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो। पार्ट नंबर 1 क्या गिवन दे दिया, NC2 इक्वल टू 21। NC2 किसके बराबर है, 21 के। सही है, और n की वैल्यू क्या है वो निकालो। अब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है कॉम्बिनेशन और राइट। अच्छा, तो NC2 इक्वल टू 21 एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, लेफ्ट साइड पे क्या है, कॉम्बिनेशन आ रहा है। सही है, और राइट साइड पे आपके पास एक नंबर है। तो यहाँ पे आपके पास इजीली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, NCR वाला। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, ये होता है फॉर्मूला। n की वैल्यू तो n ही है क्योंकि वही तो फाइंड करना है, और r की वैल्यू कितनी है, 2। तो ऊपर होगा n फैक्टोरियल डिवाइड में r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल, 2, r की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल कॉपी, n माइनस r की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल इक्वल टू 21। अच्छा, ऊपर है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, n-1 n-2 फैक्टोरियल। n-2 फैक्टोरियल पे मैं क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड में भी क्या लिखा हुआ है, n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 21। 2 फैक्टोरियल जो है वो लेफ्ट पे डिवाइड में है, राइट पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो n-2 से n-2 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या रह गया, n मल्टीप्लाई n-1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है, सॉरी 21 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 21 करोगे तो 42 आ गया। सही है। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो n की दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक गलत होगी और एक सही होगी, जहां तक मुझे लगता है। सही हो सकता है दोनों वैल्यू सही हो, अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी गलत है और कौन सी सही है। सही है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, या कोई और मेथड है, कोई और तरीका। हम्म या एक काम आप ये कर सकते हो, क्योंकि दो वैल्यूज में से ना एक सही होगी एक गलत होगी, तो आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए जो सही है। सही है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं और ये समझते हैं कि दो वैल्यूज, क्योंकि डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल के देखते हैं कि एक जो गलत वैल्यू है वो क्यों है। पहले n n से मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर हो गया, फिर n-1 से मल्टीप्लाई हुआ, बस, तो -n हो गया, ये प्लस का 42 इधर आके -42 इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे चाहो सॉल्व कर लो। अच्छा, मैं तो मिडिल टर्म से कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको प्लस या माइनस करके वन बनाया जाए। ऑब्वियस सी बात है, प्लस होके दो नंबर्स वन नहीं बन सकते, तो माइनस होके ही बनेंगे। दो नंबर्स बताओ, माइनस करूँ वन बने, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 42 बने, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 42, दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 42। बताओ, 42, वो दो नंबर्स कौन से होंगे, जल्दी से, बहुत आसान है। माइनस का 42 कॉपी इक्वल टू 0। 6 6 और और 7 7, सर। गुड, बिल्कुल ऐसे ही है, 6 मल्टीप्लाई 7, यस बिल्कुल सही है, गुड। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक मैंने लिख दिया 6n, दूसरा लिख दिया मैंने 7n, आगे पीछे लिख दो, पहले 7n बाद में 6n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42, 6 में से 7 में से 6 माइनस कर दो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके 1 बनाना है ना, तो दोनों के सेम साइन नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एन का जो साइन है माइनस, वो बड़े वाले नंबर को मिलेगा, 7 को, 7 का एन का साइन माइनस होगा, और 6n का क्या होगा, प्लस। सही है। अब चार टर्म्स हो गई, फर्स्ट टू से कॉमन लो और लास्ट टू से कॉमन लो। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया n, बचा गया n+6। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, माइनस, दोनों से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे जो भी साइन होता है ना मिडिल टर्म में वो कॉमन जरूर लिया जाता है, माइनस हो या प्लस हो, दोनों से माइनस कॉमन आ गया। 7 और 42 में से 7 कॉमन आ गया, क्योंकि 42 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 6। बचा गया फर्स्ट टर्म में से n, सेकंड टर्म में से 6, जब माइनस कॉमन जाता है तो प्लस बचता है, ऑपोजिट साइन बचता है, इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ गया,
अब क्या कॉमन आ गया, n+6 का पूरा ब्रैकेट बचा क्या, n-7 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब आपके पास दो फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल है। तो n+6 इक्वल टू 0 और n-7 इक्वल टू 0। यहां से n की दो वैल्यूज आ रही है, n प्लस का 6 से उधर जाके क्या हो गया, -6, -7 है उधर जाके क्या हो गई n की वैल्यू +7। अच्छा, इसमें से मुझे बताओ कौन सी वैल्यू सही नहीं होगी और कौन सी सही होगी। दो वैल्यूज आई है ना, एक सही है इसमें से एक गलत। 7 सही होगी। देखो, 7 सही है क्योंकि वो पॉजिटिव है, n की वैल्यू नेगेटिव आ जाए आप, वो या तो 1 होगी, 3 होगी, 4 होगी, या बहुत जीरो, आपको कुछ दिया ही नहीं गया। सही है। तो अगर कुछ दिया ही नहीं गया है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर तो काउंटिंग ही नहीं कर सकते आप। तो अब आपके पास काउंटिंग करने के लिए कम से कम यार एक चीज तो दो, ताकि काउंटिंग के मेथड्स तो बन सके, कितनी चीज कितने जो है वो अरेंजमेंट्स बन रही है, एक या ज्यादा चीजें। तो इसका अवेलेबल है, जीरो काउंट, कोई भी चीज गिवन दी जाए, मतलब कोई चीज देने के बाद से ले ली जाए, पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी फंक्शन में जाओ, वहां पे आपको बोला जाए कि भाई आप खाना लोगे, भाई तो फिर किस फंक्शन में बुलाया है? ऐसा तो नहीं होता है। सही है। या दूसरा अल्फा, कि आप फंक्शन में आओगे और आप, ऐसा होता। सही है, फिर आपने करनी है करनी है करनी है, नहीं आ सकता। टेबल है एन है, वो आपको 7 चीजें गिवन होंगी या 7.5 नहीं। तो अवेलेबल है, अवेलेबल वो है नेगेटिव रिएक्शन भी negative नहीं हो सकता। अगर मुझे था, हम्म, अच्छा, तो क्या हुआ, हमने n की वैल्यू निकाल ली, सही है, +7 हमारी सही वैल्यू है, -6 गलत है। अगर मैं ये अभी तो ये देखो क्वाड्रेटिक बना, तो हमने जो है वो क्या किया, n की वैल्यू मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से कर लिया। अगर क्यूबिक बनता या पावर 4 बनती तो फिर तो इतना लंबा काम तो नहीं करते। हमें तो क्यूबिक को फिर भी जो है वो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, पावर 4 या उससे बड़ी को तो नहीं आता। तो फिर वहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड करते। आप n की वैल्यू सोचते हो कि मैं ऐसी n की कौन सी वैल्यू पुट करूं इस इक्वेशन में, ये जो n(n-1 इक्वल टू 42 है, इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद, इसमें मैं n की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास आंसर 42 के बराबर आ जाए। देखो 7, सही है, आप पहले 5 पुट करते, 6 करते, आप सोचते, सही। अब अगर इधर 7 n की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास 7 × n-1 इज 6, तो 7 × 6 क्या आ जाएगा, 42। सही है। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट थे, उसमें यही होगा, हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। सही है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या है आपके पास, Nc3 = 4, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास जो है वो एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, लेफ्ट साइड पे कॉम्बिनेशन है और राइट साइड पे एक नंबर है। तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा लेफ्ट साइड पे, NCR = n ओवर n ओवर r फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, आपको पता है n की वैल्यू क्या है, n ही है, और वही तो फाइंड करना है हमने। और r क्या है, 3 गिवन दिया हुआ है। सही है। तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लग गया, n की जगह पे n डिवाइड में r की वैल्यू 3, n की वैल्यू n माइनस r की वैल्यू 3, और बाकी फैक्टोरियल जहां जहां पे था मैंने वहां पे कॉपी कर दिया, इक्वल टू 4। किसके बराबर है, 4 के। अच्छा, n फैक्टोरियल कॉपी, n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे ना, n फैक्टोरियल को ओपन कर दो, n मल्टीप्लाई n-1
मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-3। n-3 पे मैं फैक्टोरियल को रोक दूंगा क्योंकि डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, n-3 फैक्टोरियल। सही है, इक्वल टू ये 3 फैक्टोरियल डिवाइड में है लेफ्ट पे, राइट पे आके क्या हो जाएगा 4 के पास मल्टीप्लाई। सही है, n-3 से n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24। सही है, चलो अब आपने n की वैल्यू सोचनी है, क्योंकि ये तो अगर मैं क्या कहते हैं n को n-1 से मल्टीप्लाई करूं और फिर जो उसका आंसर आए उसको n-2 वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं, तो ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, जो है वो हमारे लिए अजाब हो जाएगा, इतना बड़ा सवाल हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, हमने किया हुआ है 1.3 के अंदर, कैसे किया था। 1.3 में किया, इसी तरह करेंगे। सही है, फैक्टर थ्योरम मेथड कहते हैं उसको। तो हम यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, हम एन की वैल्यू सोचेंगे कि मैं एन की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास आंसर 24 बने। सही है, और देखो आंसर जो बनना चाहिए इक्वल टू के बाद जो 24 लिखा हुआ है वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है, तो इसका मतलब वैल्यू भी कोई बहुत बड़ी नहीं आएगी, छोटी वैल्यू होगी। सही है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एन की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। एन की वैल्यू हम 4 रखते हैं, शायद बन जाए, काम हो जाए हमारा। एन की वैल्यू 4, ब्रैकेट में n की वैल्यू 4 -1 कॉपी, फिर n की वैल्यू 4 -2 कॉपी, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 24। सही है, फिर इसके बाद 4 कॉपी, 4 -3 -2 गई सेम आ बोला था तो मैं सही है, n की वैल्यू सही है, ये तो नहीं आती, तो फिर मैं जो लेफ्ट साइड है 20 क्या राइट यार 24 से आवाज बड़ी आ काफी रही है, कट रही है। और अगर छोटी आती तो इनकी वैल्यू बढ़ाती है। अच्छा, एक मिनट, चलो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर, चलो आई इसको फिर एग्री। रिपीट, आवाज आ रही है ताकि ये, चलो इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। था बेटा समझ, n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 इक्वल टू 24। सही है, अब इस इक्वेशन में मुझे n की वैल्यू अपनी मर्जी से थोड़ा सा सोच के सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। अगर मैं इन कर दूं n को n-1 से ब्रैकेट से, फिर जो आंसर है उसको n-2 वाले ब्रैकेट से, सही है, तो फिर मेरे क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, सही है, टाइम बहुत लगेगा उसमें। अच्छा, तो हमने क्या किया, n की वैल्यू 4 पुट कर दी। सही है, तो n लिखा हुआ है, n की जगह पे 4 आ गया, मल्टीप्लाई n की वैल्यू 4 -1 कॉपी, मल्टीप्लाई n की वैल्यू 4 -2 कॉपी इक्वल टू 24 कॉपी कर दिया। 4 कॉपी, 4 -1 कितना हो गया 3, 4 -2 भी कितना हो गया आपके पास 2 इक्वल टू 24 आपने कॉपी कर दिया। सही है, फिर 4 मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, ये 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12, फिर 12 मल्टीप्लाई 2 से हुआ 24। तो देख लो लेफ्ट साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट साइड के। तो हमने बोल दिया कि दोनों साइड जैसे ही इक्वल आएंगी तो जो हम जिस n की वैल्यू पे आ रही है वो n की वैल्यू क्या है, हमारा आंसर है जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो n की वैल्यू क्या है, 4। अच्छा, अब एक सवाल है कि अगर ये दोनों साइड सेम नहीं आती, मतलब लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं आती, 24 नहीं बनता लेफ्ट, तो फिर हम n की वैल्यू चेंज करते। तो n की वैल्यू क्या बढ़ाते, कम करते, 5 लेते या 3 लेते, क्या करते। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड का आंसर जो राइट साइड पे 24 है उससे बड़ा आता तो मैं n की वैल्यू कम करता। सही है, बड़ा आएगा तो कम करूंगा, और अगर मेरे पास राइट लेफ्ट साइड का आंसर 4 से छोटा आता तो फिर मैं n की वैल्यू बढ़ाता। सही है, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। हम्म, नो सर। आगे समझ। चलो यस इसके जी बाकी सर। पार्ट जो है हम फिर नेक्स्ट, सही ओके। है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।